हेलो एवरीवन। 1355 क्वेश्चन की अकाउंटेंसी की सीरीज़ चल रही है जिसमें से 890 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं और आप लोग रिवीजन भी कर चुके होंगे 890 प्रश्नों को। तो आज के सेशन में आगे के क्वेश्चन को देखिए और इसको फिर से एक बार रिवीजन ज़रूर से करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कल आपको लेबर लॉस के फ्लो चार्ट मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको अब तक जो क्लियर नहीं हुए हैं उस फ्लो चार्ट के जरिए आपका क्लियर हो जाएगा। शाम को आपके टेस्ट होंगे लेकिन उससे पहले आपको वो फ्लो चार्ट मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 891। ₹2 के एक प्रीमियम पर जारी ₹10 का शेयर जिस पर कि पूरी राशि मांगी गई है ₹4 का भुगतान ना करने पर जब्त कर लिया गया। तो बताइए कि शेयर पूंजी खाते में कितनी राशि दर्ज होगी। प्रविष्टि बनाइए और बताइए कि यहाँ पे कितनी राशि दर्ज होगी। ₹10, ₹6, ₹12 एंड ₹8। सही जवाब होगा ₹10। 10 रुपये दर्ज होगी। अंश हरण की स्थिति में अंश पूंजी खाते को मांगी गई राशि में डेबिट किया जाता है। उदाहरण, ₹2 के एक प्रीमियम पर जारी ₹10 का शेयर जिस पर पूरी राशि मांगी गई है ₹4 का भुगतान ना करने पर जब्त कर लिया गया। तो ऐसे कंडीशन में शेयर पूंजी खाता को ₹10 डेबिट किया जाएगा। समझ गए आप? तो ये प्रविष्टि बनेगा, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 10, पेड अप वैल्यू टू शेयर अनपेड कॉल 4, टू शेयर forfeiture account 6. So being forfeiture of share at the rate 10 paid up value. सही जवाब होगा ₹10। अगला क्वेश्चन है, ₹1 के एक प्रीमियम पर जारी ₹10 का एक शेयर जिस पर कि ₹9 प्रीमियम सहित मांगी गई है और ₹7 प्रीमियम सहित प्रदत्त है, इसको जब्त कर लिया गया है। तो बताइए कि पूंजी लेखानामे जानी चाहिए, किस में जानी चाहिए? ₹10 में, ₹7 में, ₹9 में या फिर ₹10 में? आंसर होगा ₹8 में जानी चाहिए। ₹1 प्रीमियम पर जारी ₹10 का एक शेयर जिस पर कि ₹9 प्रीमियम सहित मांगी गई है और ₹7 प्रीमियम सहित प्रदत्त है, इसको जब्त कर लिया गया। तो ऐसी स्थिति में अंश पूंजी खाते को ₹8 से डेबिट किया जाएगा, यानी अंशों के हरण की जो जनरल प्रविष्टि होगी वो होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 8, पेड अप वैल्यू टू शेयर अनपेड कॉल्स अकाउंट 6 एंड टू शेयर forfeiture account 2. So being forfeited of share at the rate 8 paid up value. अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के शेयर लाभांश के केवल एक निश्चित दर का एक अधिकार यानी राइट धारण करते हैं? आंसर होगा भागग्राही शेयर। ऑप्शन सी, भागग्राही शेयर। भागग्राही शेयर लाभांश के केवल एक निश्चित दर का एक अधिकार धारण करते हैं। इस प्रकार के शेयर को एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। इन्हें अतिरिक्त लाभांश नहीं दिया जाता, भले ही कंपनी को कई गुना अधिक लाभ हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 894। एक कंपनी शेयर पर लाभांश देनी चाहती है। एक कंपनी जो है वो शेयर पर लाभांश देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? इनमें से किसका उपयोग करना चाहिए यदि एक कंपनी शेयर पर लाभांश देना चाहती हो? तो सभी ने आंसर चूज कर लिया होगा। राइट आंसर होगा सामान्य रिजर्व। आज पोस्ट में जो क्वेश्चन डाला गया है, जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, मैक्सिमम बच्चों ने उसका आंसर गलत दिया हुआ है। अब आप सोचिए कि आंसर क्या होना चाहिए उसका। एक कंपनी यदि शेयर पर लाभांश देना चाहती है तो वो इसके लिए सामान्य संचय खाते का प्रयोग कर सकती है, लेकिन इसके लिए वो शेयर पर प्राप्त प्रीमियम की राशि या फिर शेयरों के पुनर्निर्गमन पर प्राप्त लाभ का प्रयोग नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, एक कंपनी के लिए धारा 94 के अधीन शेयर पूंजी के परिवर्तन हेतु निम्नलिखित में से क्या संभव है? इनमें से क्या संभव है बताइए। चूज कर लिया आंसर आप लोगों ने। सही जवाब होगा पहले से जारी शेयरों को शेयर पूंजी को घटाने के लिए रद्द करना। कंपनी अधिनियम की धारा 94 के अनुसार पूंजी में परिवर्तन करते समय एक कंपनी को इन नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य है। कौन कौन नियम है? वो नियम है,
कंपनी अपनी अंश पूंजी का वो भाग जो किसी ने क्रय ना किया हो और ना ही लेने की संविदा की हो निरस्त कर सकती है और इस प्रकार निरस्त की गई पूंजी से अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। दूसरा, अपने सभी अंशों या फिर कुछ अंशों का स्कंध में परिवर्तन या स्कंधों का किसी भी मूल्य के अंशों में परिवर्तन कर सकता है। कंपनी नए अंशों को निर्गमित करके अपनी पूंजी में वृद्धि कर सकती है। कंपनी समस्त पूंजी अथवा उसके कुछ भाग का परिवर्तन मूल्य के अंशों में एकीकरण या फिर विभाजन भी कर सकती है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि कंपनी धारा 94 के अंतर्गत किए जाने वाले परिवर्तन के संबंध में ऑप्शन डी जो था, ऑप्शन डी में दिया गया परिवर्तन संभव है। पहले से जारी शेयरों को शेयर पूंजी को घटाने के लिए रद्द करना है। अगला क्वेश्चन है, वे अधिमांश शेयर जिन पर 2 वर्षों तक लाभांश का भुगतान नहीं होने के कारण शेयर धारक मत देने के अधिकार का दावा कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं संचयी अधिमांश शेयर। संचयी अधिमांश शेयर सामान्यतः संचयी अधिमांश शेयर अधिमान अंश से आशय ऐसे अंश से है जिन पर यदि 2 वर्षों तक लाभांश भुगतान नहीं है तो शेयर धारक मत देने के अधिकार के लिए दावा कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश या पर्याप्त लाभ न होने पर इन अंशों पर वर्तमान लाभांश भुगतान न किया जा सके तो इसका संचय करके इसके आगामी वर्ष में भुगतान किया जाता है। तो जवाब होगा संचयी अधिमांश शेयर। अगला क्वेश्चन, एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ने 10 रुपए वाले 30 ऐसे अंशों जो कि पूर्णतः याचित को जब्त किया जिन पर की 3 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि तथा 4 रुपए प्रति अंश प्रति राशि याचित राशि का भुगतान नहीं किया गया। ठीक है, 3 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि तथा 4 रुपए प्रति राशि याचित राशि का भुगतान नहीं किया गया तो वे अंश जब्त कर 8 रुपए प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित किए गए। ऐसी स्थिति में पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित राशि कितनी होगी? बताइए, 300 होगी, 60 रुपए होगी, 90 होगी या फिर 30 रुपए होगा? तो आपका आंसर होगा कि 30 रुपए होगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन के जरिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। पर शेयर वैल्यू 10 रुपीज़ दिया हुआ है। फॉरफीचर शेयर 30 शेयर है। अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज़ 3 पर शेयर है। कॉल मनी है 4 पर शेयर। कैपिटल रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर्ड अमाउंट इक्वल टू पूछ रहा है। ठीक है, तो फॉलोइंग जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रांजैक्शन। फर्स्ट स्टेप होगा फॉरफीचर ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 300, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 90, टू शेयर कॉल अकाउंट 120 एंड टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 90। सो बीइंग फॉरफिटेड ऑफ 30 शेयर। कितना? 30 शेयर। सेकेंड स्टेप, फॉर री इशू ऑफ शेयर बैंक अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 240, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 60, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 300। सो री इशू ऑफ 30 shares. Third step, for transfer to capital reserve account, share forfeited account debit record 30, to capital reserve account 30. So being transferred to capital reserve account. तो इससे ये आपको क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि पूंजी संचय खाते में 30 रुपए 90 माइनस 60 हस्तांतरित की जाएगी, यानी 30 रुपए हस्तांतरित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, 10 रुपए प्रति अंश शोध्य पूर्वाधिकार अंशों में से कौन सा शोधन हेतु उपयुक्त है? सही जवाब होगा जिन पर 10 रुपए प्रति अंश भुगतान किया जा चुका है। जिन पर 10 रुपए प्रति अंश भुगतान किया जा चुका है। 10 रुपए प्रति अंश शोध्य पूर्वाधिकार अंशों में से वो अंश शोधन हेतु उपयुक्त है जिन पर कि 10 रुपए प्रति अंश भुगतान किया जा चुका है, क्योंकि पूर्वदत्त शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का ही शोधन किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि शोधनीय अंश पूर्वदत्त नहीं है तो सर्वप्रथम उसे पूर्वदत्त बनाया जाता है और इसके बाद शोधन किया जाता है। जब कोष को पंजीकृत करना हो तब मौजूदा अंश धारकों को निर्गमित किए जाने वाले अंशों को क्या कहते हैं?
तो सही जवाब होगा, इस अंशों को बोनस अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? बोनस अंश कहते हैं। जब कोष को पंजीकृत करने के लिए मौजूदा अंश धारकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो उसे बोनस अंश कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो बोनस अंशों से अभिप्राय उन अंशों से होता है जो विद्यमान अंशधारियों को लाभ हो व संचय में से बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के निर्गमित किए जाते हैं। ये अंश लाभांश के बदले दिए जाते हैं, जबकि अधिकार अंश विद्यमान अंशधारियों को प्राथमिकता देते हुए प्रतिफल के बदले में निर्गमित किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंश अपहरण जब्त खाते को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। किसके अंतर्गत दिखाते हैं या फिर किसमें से जोड़ करके दिखाते हैं? तो आपका जवाब होगा चुकता पूंजी में जोड़कर दिखाते हैं। अंश हरण जब्त खाते को चुकता पूंजी में जोड़ करके चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दीर्घकालिक दायित्व एवं पूर्ण पूंजी से पहले एवं अंश पूंजी के बाद यानी बीच में लिख करके दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, जब अंशों का हरण किया जाता है तो पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। किसमें से डेबिट किया जाता है? तो आपका जवाब होगा ये अंशों पर मांगी गई राशि से डेबिट किया जाता है। जब याचना राशि का भुगतान अंशधारियों द्वारा निर्धारित समय पर नहीं किया जाता है तो उनके अंशों का हरण कर लिया जाता है और हरण किए गए अंशों पर मांगी गई राशि यानी कॉल्ड अप वैल्यू से अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। यानी क्या प्रविष्टि होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड कॉल्ड अप वैल्यू टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट सो बीइंग फॉरफिचर ऑफ शेयर। अगला प्रश्न है, यदि पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन प्रीमियम पर करना हो तो प्रीमियम की राशि का भुगतान हो सकता है। किससे हो सकता है राशि का भुगतान? जवाब होगा अंश प्रीमियम या लाभ हानि खाते से। यदि पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन प्रीमियम पर करना हो तो प्रीमियम की राशि का भुगतान अंश प्रीमियम या लाभ हानि खाते से करते हैं, जबकि अंशों के शोधन पर देय राशि का भुगतान पूंजी शोधन कोष खाते में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्य हेतु अंश प्रब्याजी का प्रयोग किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा ऋण पत्रों पर छूट को अपलिखित करने में, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने में, बोनस अंश निर्गमन के लिए। तो सही जवाब होगा आपका उपर्युक्त सभी, ये सभी हैं। एक कंपनी के अंश प्रीमियम खाते यानी शेयर डिविडेंड अकाउंट का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्य हेतु किया जा सकता है। वो उद्देश्य हैं कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए, अंशों व ऋण पत्रों को दिए गए कटौती को अपलिखित करने के लिए और बोनस अंशों को निर्गमन करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक कंपनी ने प्रपत्र जारी करके 2000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए, 300 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। ठीक है, 2400 अंशों के आवेदन पत्रों पर समानुपात में अंशों का आवंटन किया गया। यदि श्री रमेश को 40 अंश आवंटित हुए तो उन्होंने कितने अंशों के लिए आवेदन किया होगा? बताइए, कितने अंशों के लिए आवेदन किया श्री रमेश ने? 40, 44, 52 या फिर 48? तो आपका जवाब होगा कि 48, 48। अब इसके लिए आप प्रविष्टि जो बनाएंगे वो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से बनाएंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे। शेयर एप्लीकेशन इनवाइटिंग है 2000 शेयर्स, शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ 3000, शेयर इशूड एट प्रो रेट 2400 शेयर्स। सो निकालेंगे प्रो रेट रेशियो इक्वल टू 2400 शेयर्स अपॉन 2000। देयरफॉर नो ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रमेश इज इक्वल टू 40 इंटू 24 अपॉन 20। तो क्या 48, सॉल्व करिए इसको। 48, 24 4 जा 48 शेयर्स। So Ramesh was applied for 48 shares and allotted him 40 shares. तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 48 shares. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंश अपहरण खाते में अपरहित अंशों को पुनर्निर्गमित करने के बाद जो शेष बचता है उसे किस खाते में हस्तांतरित किया जाएगा? तो बताइए किस खाते में हस्तांतरित किया जाएगा? पूंजी संचित खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। अब तक तो आप ये सारी चीज़ें समझ ही चुके होंगे।
अंशरण खाते में अपहरित अंशों को पुनः निर्गमित करने के बाद जो शेष बचता है उसे पूंजी संचित खाते में हस्तांतरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष के अंत में एक साझेदार की पूंजी 20,000 रुपये थी। वर्ष का उसका लाभ का हिस्सा 10,000 रुपये था और उसने वर्ष के दौरान 5,000 रुपये आहरित किए, तो उसकी आरंभिक पूंजी बताइए क्या होगी। इसके लिए चलिए आपको सॉल्यूशन ही मैं दिखा देती हूँ। कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप इन एंडिंग ईयर 20,000 दिया है और ऐड ड्राइंग कैपिटल 5,000। इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे इसको तो क्या होगा, 25,000 हो गया। और अब इसको लेस करेंगे, इसमें से 10,000 को लेस करेंगे, जो कि उसका लाभ का हिस्सा था 10,000, इसको लेस किए आप तो 15,000 निकला। ठीक है, जो कि आपका कैपिटल इन ओपनिंग है, तो राइट आंसर क्या आएगा, 50,000 रुपीज़ आया। अगला प्रश्न है, हरित अंशों के निर्गमित करने पर, हरित अंशों के पुनर्निर्गमित करने पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। बताइए किसमें किया जाता है लाभ को हस्तांतरित। सभी ने जवाब दिया होगा, पूंजी संचय में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर प्राप्त लाभ को पूंजी संचय खाता यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित करते हैं, यानी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सो बीइंग ट्रांसफर टू बैलेंस ऑफ फॉरफिचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता। किस पर नहीं किया जा सकता है, इसको कटौती पर शोधन नहीं किया जा सकता। सही जवाब होगा कटौती पर। कंपनी अधिनियम के अनुसार एक कंपनी शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है और एक निश्चित समय के बाद सम मूल्य पर यानी एट पर या प्रीमियम पर उसका शोधन भी करती है, लेकिन किसी भी दशा में उसका शोधन कटौती यानी एट डिस्काउंट पर नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये मूल्य के 5 अंशों को जब्त कर लिया। इन पर 6 रुपये प्रति अंश भुगतान प्राप्त हो चुका था। इनमें से 10 अंशों को पुनर्निर्गमित किया गया और पूर्ण दत्त भुगतान में प्रति अंश 3.50 रुपीज़ प्राप्त किया गया। पूंजी संचय खाते में जाने वाली राशि बताइए कितनी होगी। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन मैं दिखाती हूँ डायरेक्ट। जो दिया है पहले उसको आप समझिए। पर शेयर वैल्यू 10 रुपये दिया है, फॉरफिटेड शेयर 50 शेयर है, पेड अप वैल्यू पर शेयर 6 रुपीज़ है, री इशू शेयर है 10 शेयर, री फुली पेड अप वैल्यू 3.50। सो 10 अंशों का हरण की गई राशि 60 × 10 × 6 होगा, मतलब 10 6 60 रुपीज़। 10 अंशों के पुनर्निगमन पर प्राप्त राशि 10 × 6.5 यानी 65। टोटल कितना हुआ 125 रुपीज़। पूंजी संचय खाते के हस्तांतरित राशि है 125 माइनस 10 × 10 यानी 10 10 100, माइनस करेंगे तो 25 बचा। वैकल्पिक विधि पे चलते हैं, अल्टरनेट मेथड पे। पहला स्टेप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 500 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 300 to unpaid call account 200 being forfeited of 50 shares amount received at the rate rupees 6. Second step, bank account debit record 65, share forfeited account debit record 35 to share capital account 100, so being 10 share reissued at the rate rupees 6.50. Third step, forfeiture account debit record 25 to capital reserve account 25, so being amount transferred to capital reserve account. पहला 300/50 × 10 सॉल्व करेंगे 60 रुपीज़। दूसरा 60 - 35 कर देंगे तो 25 रुपीज़ निकला। ठीक है, तो यानी आपका जो जवाब होना चाहिए वो 25 रुपये होना चाहिए। ऑप्शन सी। किन किन लोगों ने 25 रुपये पहले से ही आंसर कर चुके थे बता सकते हैं कमेंट करके। अगला प्रश्न है, यदि 2,50,000 रुपये के अधिमान अंशों का विमोचन करना है तथा उसके लिए 10 रुपये वाले 12,500 समता अंश 10% बट्टे पर निर्गमित किए जाए तो पूंजी विमोचन कोष में स्थानांतरित धनराशि कितनी होगी। बताइए कितनी होगी धनराशि। चलिए आपको सॉल्यूशन के जरिए समझाती हूँ मैं। यदि 2,50,000 रुपीज़ के अधिमान अंशों का विमोचन करना है और उसके लिए 10 रुपये वाले 12,500 समता अंश 10% बट्टे पर निर्गमित किए जाए, 10% डिस्काउंट पर निर्गमित किए जाए,
तो पूंजी विमोचन कोष यानी कैपिटल रिडम्पशन फंड अकाउंट में 1,37,500 स्थानांतरित किया जाएगा पैसा। जवाब क्या होगा? 1,37,500 रुपये। अगला प्रश्न है, प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता? सारे ऑप्शन को पढ़िए, बताइए किस कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। जवाब होगा सदस्यों को लाभांश देने के लिए नहीं किया जा सकता। अंशों या ऋण पत्रों के प्रीमियम पर निर्गमन से प्राप्त प्रीमियम की राशि को प्रतिभूति प्रीमियम खाता यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस खाते का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए किया जा सकता है? तो वो कार्य हैं सदस्यों को बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित यानी रिटर्न ऑफ करने के लिए, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए, अंशों के निर्गमन पर दी गई कटौती को अपलिखित करने के लिए, और विमोचनशील अंशों या ऋण पत्रों के शोधन पर दिए गए कमीशन की व्यवस्था के लिए। तो इससे ये स्पष्ट है कि सदस्यों को लाभांश देने के लिए प्रतिभूति प्रीमियम खाता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती। क्या चीज निर्गमित नहीं कर सकती है एक कंपनी? जवाब होगा शोधनीय समता अंश निर्गमित नहीं कर सकती है एक कंपनी। एक अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी शोधनीय समता अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती, जबकि शोधनीय पूर्वाधिकार अथवा अधिमान अंशों का निर्गमन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशों के पुनर्निर्गमन पर हुए लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। किसमें हस्तांतरित किया जाता है? इसको पूंजी संचय में किया जाता है। अंशों के पुनर्निर्गमन पर प्राप्त हुए लाभ को पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है, लेकिन हरण किए हुए जिन अंशों को पुनर्निर्गमन नहीं किया गया होता है उसकी रकम को अंश हरण खाते में ही सुरक्षित रख करके चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर लिखा जाता है। तो हरण किए गए अंशों को पुनर्निर्गमन पर प्राप्त लाभ के लिए ये जनरल प्रविष्टि करते हैं। क्या करते हैं? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो बीइंग profit on reissue of forfeiture share transfer to capital reserve account। अगला प्रश्न है, एक लिमिटेड कंपनी ने 100 अंशों जो कि पूर्णतः याचित थे इसका अपहरण कर लिया, जिन पर कि 4 रुपये प्रति अंश अदद थे। इनमें से 50 अंश 8 रुपये प्रति की दर से पुनर्निर्गमित किए गए। तो पूंजी संचय में कितना हस्तांतरित होगा? बताइए कितना हस्तांतरित होगा? चलिए सोल्यूशन में आपको दिखाती हूँ कौन सा फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे। फॉरफिटेड शेयर आपको 100 दिया है, पेड अप वैल्यू 60 रुपीज़ पर शेयर है, री इशू शेयर 50 शेयर एट द रेट 8 रुपीज़ शेयर, अनपेड वैल्यू 4 रुपीज़ एज पर शेयर। तो इस संबंध में क्या आप लेखे किए जाएंगे? क्या क्या लेखे किए जाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 1000, टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट 400, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 600, बीइंग फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 400, शेयर फॉरफीचर डेबिट अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 100, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 500, बीइंग री इशू ऑफ 50 शेयर एट द रेट 8 रुपीज़, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 200, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 200, बीइंग ₹200 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपका जो जवाब होगा वो होगा 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये आंसर होगा। अब एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है, 100 अंशों पर क्रेडिट फॉरफीचर 6000 रुपये है, तो इसलिए 50 अंशों पर क्रेडिट फॉरफीचर 300 रुपये होगा। ट्रांसफ़र अमाउंट होगा 300 माइनस 100 यानी 200 रुपीज़। आंसर क्या आएगा? 200 रुपीज़। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब अंशों को जब्त किया जाता है तब पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। किससे डेबिट किया जाता है पूंजी खाते को? अंशों पर मांगी गई रकम से। जब अंशों को जब्त किया जाता है तब पूंजी खातों को अंशों पर मांगी गई राशि यानी कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया जाता है। यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड कॉल्ड अप वैल्यू, टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट अनपेड वैल्यू, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट पेड अप वैल्यू, बीइंग फॉरफीचर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगला प्रश्न है, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? लाभांश के लिए रखे गए लाभ के द्वारा
या फिर नए अंशों के निर्गमन के द्वारा? तो ये तो दोनों के द्वारा ही पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है। तो आपका जवाब होगा कि ए और बी दोनों के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दोनों ए और बी। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन लाभांश वितरित करने के लिए रखे गए लाभ या नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त राशि द्वारा किया जा सकता है, जबकि शोधन पर प्रीमियम का भुगतान प्रतिभूति प्रीमियम खाते से किया जाता है। अगला प्रश्न है, When shares are forfeited, capital account is debited by, यानी जब अंशों को जब्त किया जाता है तब पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। किससे डेबिट किया जाता है पूंजी खाते को? जवाब होगा कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, यानी अंशों पर मांगी गई रकम से। जब अंशों को जब्त किया जाता है तो पूंजी खातों को अंशों पर मांगी गई रकम से डेबिट किया जाता है। अगला प्रश्न है, After reissue of forfeited shares, the balance of share forfeited account will be transferred to, यानी जब्त किए गए अंशों के पुनर्निगमन के बाद जब्त अंश खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाएगा। किस में हस्तांतरित किया जाएगा? तो आपका जवाब होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, पूंजी संचित खाते में। जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद जब्त अंश खाते के शेष को पूंजी संचित खाते में निम्न प्रविष्टि के माध्यम से हस्तांतरित करते हैं। ये प्रविष्टि है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, राजीव लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 20 अंशों को, जिन पर प्रति अंश 6 रुपए का भुगतान किया जा चुका था, हरण कर लिया। इन अंशों में से 10 अंशों का पुनर्निर्गमन पूर्ण दर के रूप में 5.5 रुपए प्रति अंश की दर से कर दिया जाता है। तो पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित की जाने वाली राशि कितनी होगी बताइए। इस राशि के लिए आपको सॉल्यूशन देखना होगा। 20 अंशों का हरण की संपूर्ण राशि है 20 × 6 यानी 120। 10 अंशों के निर्गमन पर हरण की राशि 10 × 6 यानी 60 रुपीज़। 10 अंशों के पुनर्निर्गमन पर हानि होगा 10 × 10 - 5.5, सॉल्व करेंगे 45 होगा, और 10 अंशों के हरण खाते का शेष होगा 15। तो 15 रुपए को पूंजी संचय खाते में इस प्रविष्टि के माध्यम से हस्तांतरित कर सकते हैं आप। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 15 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 15। वैकल्पिक विधि आपके पास क्या क्या है? जनरल लेखे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 200 टू शेयर फॉरफिटर अकाउंट 120 टू अनपेड कॉल्स अकाउंट 80, बीइंग फॉरफिचर ऑफ 20 शेयर्स। अगला आपके पास विकल्प है बैंक अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 55, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 45 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 100, बीइंग 10 shares reissued at the rate 550 rupees fully paid up। थर्ड आपके पास ऑप्शन है फॉरफिचर अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 15 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 15, सो बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफिचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 120/20 इंटू 10 - 45 यानी 15 रुपये। क्या जवाब होगा? 15 रुपये। अगला प्रश्न है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको ये कथन है जिसपे कि आपको विचार करनी है, असर्शन एंड रीजन है। कथन है यदि कोई अंशधारी अपने अंशों पर एक या अधिक मांगों को चुकाने में असफल रहता है तो कंपनी उसको उचित नोटिस देने के बाद उसके अंशों को जब्त कर सकती है। इसका कारण दे रहा है, तर्क दे रहा है कि अंशों की जब्ती के बाद भी वो अंशधारी जिसके अंश जब्त कर दिए गए हैं उन अंशों पर उसके द्वारा देय राशि को चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है जब तक कि कंपनी उन अंशों की पूरी रकम प्राप्त ना कर ले। तो आपके हिसाब से क्या ये दोनों सही है? असर्शन और रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, सही स्पष्टीकरण कर रहा है क्या? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है तो यदि कोई अंशधारी अपने अंशों पर एक या अधिक मांगों को चुकाने में असफल रहता है तो कंपनी उसको 14 दिन का नोटिस देती है। अगर 14 दिन के अंदर वो अंशधारी अपने बकाया राशि का भुगतान नहीं करता तो उस अंशधारी का अंश कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाता है।
क्लियर। अगला प्रश्न है, इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द ऑडिटर शुड सी, यानी अंशों के हरण के संबंध में अंकेक्षक को देखना चाहिए। अंकेक्षक को क्या देखना चाहिए बताइए। अंकेक्षक को देखना चाहिए पार्षद अंतर्नियम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अंशों का हरण, हस्तांतरण, निर्गमन संबंधी नियमों की किसी कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में विस्तृत विवेचना दी जाती है। सीमा नियम में तो मात्र अधिकृत पूंजी की राशि ही दी होती है, तो अंकेक्षक को इस उद्देश्य के लिए अंतर्नियम का निरीक्षण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एम लिमिटेड ने प्रत्येक 100 रुपए के 50 अंशों को जब्त कर लिया जो कि एक्स को निर्गमित किए गए थे। 80 रुपीज़ प्रति अंश की याचना की जा चुकी थी, जिस पर कि 30 रुपये आवंटन राशि एवं 20 रुपये प्रथम याचना राशि का भुगतान नहीं मिला था। कंपनी ने उन अंशों को पुनः फिर से 90 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्णदत्त अंशों के रूप में निर्गमित किया। पूंजीगत संचय को हस्तांतरित होने वाली राशि बताइए, कितनी होगी ये राशि। आंसर होगा 1000 रुपये। 1000 रुपये, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला, हरण किए गए अंशों पर प्राप्त राशि हरण अंश खाते का शेष होगा, यानी 50 अंश पर 30 रुपये बराबर 50 × 30 = 1500 रुपीज़। उन 50 अंशों का निर्गमन पर छूट 10 रुपये, यानी 100 में से 90 को माइनस कर देंगे, प्रति अंश इक्वल टू 50 × 10 इक्वल टू 500 रुपीज़। तो पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित राशि बराबर होगी अंश हरण खाता शेष माइनस नए निर्गमन पर छूट, यानी 1500 माइनस 500, 1000 रुपीज़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1000 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन है। कथन है, यदि कोई अंशधारी अपने अंश पर एक या फिर अधिक याचनाओं को चुकाने में असफल रहता है तो कंपनी उन अंशों को जब्त कर सकती है। इसका कारण दे रहा है कि अंशों के जब्त करने के बाद वो अंशधारी उन अंशों पर देय राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है तब तक कि कंपनी उन राशि की पूरी रकम प्राप्त ना कर ले। तो क्या आपके हिसाब से ये कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 933, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड एंड रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल रेशियो नोन एज, यानी पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश तथा कर दे चुकने के बाद बचे शुद्ध लाभ एवं समता अंशों के कुल संख्या का परस्पर अनुपात क्या कहलाता है बताइए। सही जवाब होगा ये अर्निंग्स पर शेयर यानी आय प्रति अंश कहलाता है। पूर्वाधिकार अंशों के लाभांश एवं देय कर को शुद्ध लाभ में से घटा करके यदि इस राशि को कुल समता अंशधारियों की संख्या से भाग दिया जाए तो इससे आय प्रति अंश मिलती है। सूत्र होता है इसका फॉर्मूला, शुद्ध लाभ ब्रैकेट में पूर्वाधिकार लाभांश के बाद जो शुद्ध लाभ होगा वो अपॉन समता अंशधारियों की संख्या। Cumulative preference shareholders can claim unpaid dividend of earlier years as a matter of right only when, यानी एक संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी पिछले वर्षों में अदद लाभांश की मांग अधिकार स्वरूप केवल तब कर सकते हैं जब, कब कर सकते हैं ये जवाब होगा तब जब उसको लाभ देने के पूर्व संचालकों ने समस्त अंशधारियों को लाभांश वितरित करने का प्रस्ताव किया हो, यानी डायरेक्टर्स propose to pay dividend to equity shareholders before giving dividends to them। एक संचयी पूर्वाधिकार अंशधारी पिछले वर्षों में अदद लाभांश की मांग अधिकार स्वरूप केवल तब तक कर सकते हैं जब उसको लाभ देने से पहले संचालकों ने समस्त अंशधारियों को लाभांश वितरित कराने का प्रस्ताव किया हो। अगला प्रश्न है, एक कंपनी ने 100 रुपये अंकित मूल्य वाले 1 लाख समता अंशों को 100 रुपये प्रति अंश पर निर्गमित किया। अब तक 75 रुपये प्रति अंश की याचना की गई है, जिसमें 25 रुपये आवंटन एवं 25 रुपये प्रथम याचना की राशि सम्मिलित है। तो एक्स जिसे 200 अंश निर्गमित किए गए थे प्रथम याचना की राशि नहीं दे सका,
उसके आवंटित अंश जब्त कर लिए गए तथा उन्हें 70% पूर्ण दत्त के रूप में Y को पुनर्निर्गत कर दिया गया। तो बताइए कि पूंजी संचय खाते की हस्तांतरणीय राशि कितनी होगी? 6,000 होगी, 4,000 होगी, 8,000 होगी या फिर 10,000 होगी? 4,000 रुपये होगी। फॉर्मूला है x के 200 अंशों की हरण राशि 50 रुपीज़ इंटू 200 इक्वल टू 10,000। उन 200 अंशों पर पुनर्निर्गमन पर छूट कितना? 200 इंटू 30 यानी 6,000। तो पूंजी संचय में हस्तांतरित शेष होगा 10,000 माइनस 6,000 यानी 4,000 रुपीज़। अगला प्रश्न है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी शुड बी शोन ऑन दी, यानी एक कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन पर छूट की राशि को दिखाया जाना चाहिए। किस पे दिखाया जाना चाहिए छूट की राशि को? लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाना चाहिए। तो आपका जवाब होगा नहीं, इसको आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में यानी एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखाया जाना चाहिए। अंशों के निर्गमन पर छूट की राशि को आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में विविध व्यय शीर्षक यानी कंपनी की दशा में दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है यदि 5 लाख रुपए के अधिमान अंशों का विमोचन करना हो और उसके लिए 10 रुपए वाले 25,000 समता अंश 10% बट्टे पर निर्गमित किए जाए तो पूंजी विमोचन कोष में स्थानांतरित किया जाएगा। कितना स्थानांतरित किया जाएगा? विमोचित कोष में हस्तांतरित की जाने वाली राशि है 5 लाख माइनस 25,000 इंटू 9 यानी 25,000 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 का तो 2,25,000 होगा और इसमें से माइनस कर देंगे 5 लाख को तो 2,75,000 रुपीज़ आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगला प्रश्न है एक कंपनी अपने अंशों के उस वर्ग को बट्टे पर निर्गमित कर सकती है जिसका पूर्व में निर्गम हो चुका है यदि कंपनी की साधारण सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा अधिकृत कर दिया गया हो तथा कंपनी विधि बोर्ड के द्वारा अनुमोदित हो, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि से कम 1 वर्ष का समय बीत चुका हो, अंशों के निर्गमन पर स्वीकृत बट्टे का विवरण निर्गत प्रोस्पेक्ट्स में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। तो आपका जवाब होना चाहिए कि ऑल दी अबव कंडीशंस आर फुलफिल्ड यानी उपर्युक्त सभी शर्तें पूरी की गई हो। बट्टे पर निर्गमित अंशों के पुनर्निर्गमन के संबंध में सारे शर्त जो है वो सही है। अगला प्रश्न है एक्स कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 1,000 अंशों का हरण कर लिया जो कि पूर्ण याचित थे क्योंकि उन पर याचना की राशि 1 रुपये प्रति अंश का भुगतान नहीं मिला था। हरण किए गए अंशों में से 400 अंशों के पूर्ण चुकता अंशों के रूप में 8 रुपये प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित किया गया तो हरण किए गए अंश खाता का शेष होगा। कितना शेष होगा हरण किए गए राशि का? अंशों की हरण की प्रविष्टि ये होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 10,000 टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट 1,000 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 9,000 बीइंग फॉरफीचर ऑफ 1,000 शेयर। वैसे तो चूंकि हरण किए गए अंशों में 400 अंशों का पुनर्निगमन कर दिया गया तो हरण किए अंश खाता की शेष राशि होगी 9,000 अपॉन 1,000 इंटू 400 400। इसको सॉल्व करेंगे तो 3,600 3600 रुपये होगा। पुनर्निर्गमन की प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 3,200 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 800 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4,000 बीइंग री इशू ऑफ 400 शेयर। नोट है ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 3,600 माइनस 800 कितना 2,800 होगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 2,800 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2,800 सो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आपका जवाब होगा 2,800 रुपीज़ 2,800 रुपये। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खा रहा है बताइए। इसको पॉज करिए और बताइए कौन सा मेल नहीं खा रहा है। जवाब होगा राइट शेयर्स यानी अधिकार अंश जो है वो इशूड टू नेट शेयर होल्डर्स यानी नए अंशधारियों को निर्गमित नहीं होता है तो ये मैच नहीं कर रहा है। चलिए इस सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।